एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेंडल ने अपने प्रिंसिपल्स में क्या कहा था। मेंडल ने कहा था कि जो भी F1 जनरेशन आएगी, उनकी जितनी भी प्रोजेनीज होंगी वो रिजेंबल करेंगी किसी भी एक पेरेंट से। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो ऑफस्प्रिंग या जो प्रोजेनी निकल के आएंगी F1 जनरेशन में, उनका फिनोटाइप, उनका फिजिकल अपीयरेंस अपने पेरेंट्स से अलग होगा। वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करेंगी। तो इसे हम कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसको हम नाम दे सकते हैं वेरिएशन का भी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्रॉस बनाए जाते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं और किस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक वेरिएशन है मेंडेलियन इनहेरिटेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें वेरिएशन की, तो वेरिएशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेरिएशन आ किस वजह से रही है। वेरिएशन आने का रीजन होता है इंटरैक्शन। अब ये इंटरैक्शन किस चीज के बीच में है? इंटरैक्शन बिटवीन अलील्स। अलील्स के बीच का इंटरैक्शन ही है जो वेरिएशन एक्चुअल में लेके आ रहा है। अगर मैं इंटरैक्शन की बात करूं तो स्टूडेंट्स, इंटरैक्शन दो तरह की होती है जो हमें दिखाई देगी। पहली है हमारी अलीलिक इंटरैक्शन एंड द नेक्स्ट इज नॉन अलीलिक इंटरैक्शन। अगर मैं अलीलिक इंटरैक्शन की बात करूं, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है अलील, तो यहां हम अलील्स की बात करेंगे। सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल हियर, इफ दिस इज अ क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट 1 एंड से दिस इज अनदर क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट 2। यू ऑल नो, आपको अभी पता है कि अगर मैं बात कर रही हूं तो अब ये मेरा एक होमोलोगस पेयर है। एक होमोलोगस पेयर में अलील्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से जीन्स में प्रेजेंट होते हैं, चलिए देखते हैं। इस होमोलोगस पेयर में जिस जीन की मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स, वो होगी हाइट। हाइट ऑफ द प्लांट अभी मैं यहाँ पे लेके चल रही हूं। अब हाइट के हमें पता है कि दो अलील्स होते हैं, एक होता है टॉल और दूसरा होता है ड्वार्फ। तो अगर दो क्रोमोसोम्स पे सपोज ये उनकी लोकेशन है जहां पे कि ये वाले अलील्स प्रेजेंट है, वो लोकेशन जहां पे कि अलील्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है लोकस। तो जिस लोकस पे या जिस पॉइंट पे मेरे ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी अब मैं बात कर रही हूं। सपोज ये अलील टॉलनेस का प्रेजेंट है इस लोकेशन पे और इसको मैंने डिनोट किया कैपिटल टी से, और अलील दूसरा वाला जो प्रेजेंट है वो यहां प्रेजेंट है, इसको मैंने डिनोट किया स्मॉल टी से। अब अगर हम बात करेंगे कि अलीलिक इंटरैक्शन किस तरह से होती है तो देखते हैं। अलीलिक इंटरैक्शन में ये होता है स्टूडेंट्स कि दो अलील्स आपस में ही इंटरैक्ट करके क्या रिजल्ट लेके आ रहे हैं उसको बोलते हैं अलीलिक इंटरैक्शन। आइए समझते हैं। यहाँ पे हमारे दो अलील्स हैं, एक है कैपिटल टी और हम इसे डोमिनेंट भी बोल सकते हैं, दूसरा है स्मॉल टी जिसको रिसेसिव भी बोल सकते हैं। अब ये दोनों अलील्स मिलके जब प्रोजेनी में जाएंगे या फिर मैं कहूं F1 जनरेशन में जाएंगे, तो उस F1 जनरेशन में जाके किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करेंगे, शो करेंगे, कौन सा फिनोटाइप लेके आएंगे, उसको बोलते हैं अलीलिक इंटरैक्शन। इजी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो वो इंटरैक्शन जो कि एक होमोलोगस पेयर में होती है लेकिन एक ही जीन को लेके। अभी हम यहाँ पे एक ही जीन ले रहे हैं हाइट का और उसके दो अलील्स हैं, तो इन दो अलील्स में आपस में इंटरैक्शन होना
is known as allelic interaction. Now let's see what is non-allelic interaction. जबकि हमने बात कर ली allelic interaction की, तो अब हम बात करते हैं non-allelic की. Non-allelic interaction में होता है स्टूडेंट, सपोज अगेन आई एम टेकिंग अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विद मी. मैंने होमोलोगस पेयर लिए. इन होमोलोगस पेयर में पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2. नाउ लेट्स सी, मैं एक जीन तो ले रही हूं हाइट का, ओके, एंड दूसरा जीन जो मैं ले रही हूं, जीन नंबर 2, वो मैं ले रही हूं फ्लावर कलर. तो अब मुझे ये देखना है कि नॉन अलीलिक इंटरैक्शन कैसे होती है. सपोज जीन 1 जो कि हाइट का है, लेट मी मार्क इट हियर फॉर यू, वो प्रेजेंट है इस लोकस पे. दिस इज allele 1, sorry, of one gene. Suppose this is for tallness, this is for dwarfness. अब दूसरे जीन की अगर मैं बात करूं जो कि है फ्लावर कलर, तो ये प्रेजेंट हो सकता है या तो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे, सेपरेट क्रोमोसोम, या फिर एक ही क्रोमोसोम पे दो जगह प्रेजेंट हो सकता है डिफरेंट जीन लोकेशन पे. ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नॉन अलीलिक इंटरैक्शन जो होती है वो दो जीन्स को लेकर होती है, जिसमें कि दो जीन्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे और इस तरीके से इंटरैक्ट करने के बाद जो वो रिजल्ट अपना F1 जनरेशन में लेके आएंगे उसको बोला जाता है नॉन अलीलिक इंटरैक्शन. ओके, लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप. वापस मैं एक बार आपको बताती हूं. इन अलीलिक इंटरैक्शन में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो है मेरे पास, लेकिन यहां मैं कितने जीन्स को कंसिडर कर रही हूं? एक जीन को. कितने अलील्स हैं उस जीन के? दो अलील हैं, एक है टॉल, दूसरा है डॉफ. तो वो इंटरैक्शन जिसमें कि एक क्रोमोसोम के, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के दो अलील्स आपस में इंटरैक्ट करके कुछ फिनोटाइप लेके आते हैं, उसको बोलते हैं अलीलिक इंटरैक्शन. इस केस में अगर मैं आती हूं तो नॉन अलीलिक इंटरैक्शन में हम कितने जीन्स को लेके चलेंगे? दो जीन्स को. अगर पहले जीन की बात करूं तो वो है हाइट का, उसमें दो अलील्स मुझे दिखाई दे सकते हैं, एक टॉल, दूसरा डॉफ. अगर दूसरे जीन की बात करें तो फ्लावर कलर भी मुझे दो तरीके के दिखाई दे सकते हैं, पहला पर्पल एंड दूसरा इज व्हाइट. सो नॉन अलीलिक इंटरैक्शन में होता यह है स्टूडेंट्स की हाइट वाला जो अलील है हमारा वो इंटरफेयर करता है फ्लावर कलर वाले अलील से. दिस इज नोन एज नॉन अलीलिक इंटरैक्शन बिटवीन two alleles which could either be present on a same chromosome but at different locus, remember this, or they could be present at different chromosomes at different locus of course. So ये बेस लेके अब हम आगे चलते हैं अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अब होता क्या है वो हम देखेंगे, क्या इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं और किस तरीके से हम इसका क्रॉस बना सकते हैं. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे कि हमने बाकी क्रॉसेस में देखा, अलील्स तो प्रेजेंट होते हैं दो तरह के, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव. लेकिन यहाँ पे अब स्टूडेंट्स डोमिनेंट अलील जो है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो रिसेसिव अलील का जो इफेक्ट होता है उसको कंप्लीटली मास्क नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें एक इन बिटवीन और हम कह सकते हैं एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिलता है. तो यहाँ पे भी हमें डोमिनेंट अलील भी मिलेगा, रिसेसिव अलील भी मिलेगा, लेकिन अलग चीज जो यहाँ पे है वो ये है, F1 जनरेशन में डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कंप्लीटली. आइए देखते हैं. यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे स्टूडेंट्स, वो दो एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं. पहला है हमारा एंटीरिनम एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ
Mirabilis jalapa. We will take one example here with us. Let's take for Mirabilis jalapa. In Mirabilis jalapa, if I ask you or if I tell you कि फ्लावर कलर कौन से होते हैं, तो हम यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स जो कैरेक्टर लेके चलेंगे, मैं हर क्लास में आपको थोड़ा ब्रीफ देती रहूंगी जो हमने पिछला पढ़ा था, ताकि आपका रिवाइज होता रहेगा. कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर मैं कौन सा लेके चल रही हूं अभी? यस, द कैरेक्टर दैट आई एम टेकिंग इज फ्लावर कलर. नाउ वी नो, हमें पता है कि हर कैरेक्टर के कुछ ट्रेट्स होते हैं जिस तरह से वो एक्सप्रेस करता है. तो फ्लावर कलर के कौन से ट्रेट्स होंगे जो मिराबिलिस जलापा में दिखेंगे? तो वो पर्टिकुलरली दो तरीके के हमें दिखाई देते हैं. थर्ड फॉर्म भी है, उस पर हम बाद में आएंगे. दो तरीके के ट्रेट्स दिखाई देते हैं. पहला ट्रेट जो है वो है रेड फ्लावर कलर, जिसको कि डोमिनेंट माना जाता है. और आपको पता है कि डोमिनेंट है तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल लेटर से. हम होमोजाइगस कंडीशन ही लेके चलेंगे, हेट्रोजाइगस से हम कभी भी अपना क्रॉस स्टार्ट नहीं करते. इतनी बात हम यहाँ पे मेंडल की मान के चलेंगे. दूसरी तरफ अगर मैं आऊं दूसरे ट्रेट की बात करने, तो वो हो गया व्हाइट फ्लावर कलर. व्हाइट फ्लावर कलर इज कंसिडर्ड एज रिसेसिव, और हमें पता है कि जहां रिसेसिव की बात हो रही है हम उसे एक्सप्रेस करेंगे यस लोअर केस लेटर से. तो इस बेसिस को लेके अब हम अपना पहला क्रॉस देखते हैं. यू कैन नोट डाउन दीज एग्जाम्पल्स डायरेक्टली आ जाते हैं पेपर में, दैट व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो यू शुड नो कि क्या और कब आपको लिखना है. तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे मिराबिलिस जलापा का. इन मिराबिलिस जलापा मैंने आपको बताया कि दो तरह के हमें फ्लावर कलर्स मिलते हैं. एक हो गया रेड फ्लावर एंड दूसरा है हमारा व्हाइट फ्लावर. यस, सो रेड फ्लावर बीइंग डोमिनेंट, उसका जीनोटाइप मैं रिप्रेजेंट करूंगी विद अ कैपिटल लेटर, एंड व्हाइट फ्लावर का रिप्रेजेंट करूंगी विद स्मॉल लेटर. यहां मैं लिख देती हूं पेरेंट्स, क्योंकि ये मेरी पेरेंटल जनरेशन है. नेक्स्ट थिंग जो होती है हमारी वो है इनके गैमीट्स बनाना. इस केस में अगर मैं गैमीट्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहां मेरे गैमीट्स बनेंगे आर. इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहां मेरा गैमीट बनेगा सिर्फ और सिर्फ लोअर केस आर. अगर मैं चाहूं तो मैं इसका पनेट स्क्वायर से भी बना सकती हूं ग्राफ, और मैं डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ. मैं आपको पहली बार बता रही हूँ, तो लेट्स स्टडी विद अ पनेट स्क्वायर. पनेट स्क्वायर में इसके गैमीट्स को डालते हैं हम. एक साइड हम लिखते हैं पेरेंट 1 के गैमीट्स, इसके दो गैमीट्स आएंगे, 1 हेयर एंड 1 हेयर. इसके भी दो गैमीट्स होंगे, उसको मैंने यहां लिखा. ये हम निकाल रहे हैं गैमीट्स डाल के F1 जनरेशन की पॉसिबिलिटीज की. F1 जनरेशन हमें किस तरीके की मिलेगी, चलिए देखते हैं. आपको अब पता है कि हम जब पनेट स्क्वायर को लिखते हैं या बनाते हैं, तो दोनों पेरेंट से हम एक एक गैमीट ले लेते हैं. यहां से हमने कैपिटल आर लिया, इधर से स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, capital and small, capital and small, or you can also say dominant and recessive. So चारों ऑफस्प्रिंग, या मैं कह सकती हूँ चारों पॉसिबिलिटी जो मुझे मिली यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो मिली मुझे कुछ इस तरीके की. 4 ऑफस्प्रिंग तो जरूर मिली, लेकिन चारों की चारों मुझे मिली हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. अब जैसा कि हमें मेंडल ने बताया था कि जब भी F1 जनरेशन आएगी तो वो रिजेंबल करनी चाहिए किसी भी एक पेरेंट से. या तो उसको रेड कलर का फ्लावर होना चाहिए था या उसे व्हाइट कलर का फ्लावर होना चाहिए था. लेकिन एज अ वेरिएशन, क्योंकि ये एक वेरिएशन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन जो है स्टूडेंट्स, वो कभी भी रिजेंबल नहीं करती अपने पेरेंट को, लेकिन वो अपना ही एक थर्ड फिनोटाइप लेके आती है. थर्ड फिनोटाइप से मेरा मतलब है कि ना तो वो रेड होगी, ना वो व्हाइट होगी,
लेकिन वो एक बीच का ही कुछ कलर लेके आएगी जो कि है pink color. So now all the offsprings are going to show an intermediate color here which is pink. Neither red nor white. एक अलग कलर लेके आई जो कि है pink. ये कहती है हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस. लेकिन हमारा क्रॉस अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है. लेट मी जस्ट पुट इट हेयर अगेन एंड लेट मी सेल्फ इट. मैं इसकी सेल्फिंग करवा के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा क्रॉस आगे कंटिन्यू होता है, क्या हमारे जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज आते हैं. तो चलिए बात करते हैं अब आगे. F1 जेनरेशन में मैं आपके लिए एक बार लिख देती हूँ. F1 जेनरेशन में जो हमें जीनोटाइप मिला था ऑफस्प्रिंग्स का वो कुछ इस तरीके का था, राइट. जहां पे कि हमारा जीनोटाइप तो ये था और फिनोटाइप था पिंक फ्लावर कलर. अब आपको पता है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होता है सेल्फिंग. एनसीईआरटी में ये वर्ड मिस करके थोड़ा कंफ्यूज किया गया है स्टूडेंट्स, बट यहाँ मैं लिख रही हूं तो आप नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट स्टेप इज सेल्फिंग. सेल्फिंग करवाने के लिए हम इसी जनरेशन को इसी के जैसी जनरेशन से वापस एक बार क्रॉस करवाते हैं, वापस इनको मेट करवाया जाता है. ये करवाने के लिए सबसे पहली चीज जो मुझे आनी चाहिए वो है गैमीट्स निकालना. इसके जो दो गैमीट्स मुझे मिलेंगे वो है कैपिटल आर स्मॉल आर, सिमिलरली कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. अब आपको पता है नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू, जो मैं करने वाली हूं वो पनेट स्क्वायर. यस, सो पनेट स्क्वायर में अब मैं डालूंगी अपने ये गैमीट्स और ये गैमीट्स मुझे कौन सी जनरेशन देंगे. द जनरेशन इज गोइंग टू बी F2 जनरेशन. गलती मत करना यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे F1 लिख देते हैं. इट इज गोइंग टू गिव मी F2 जनरेशन. लेट मी मेक अ बॉक्स हियर फॉर यू टू रिप्रेजेंट इट बेटर. एक साइड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था हम लिखेंगे पेरेंट वन के गैमीट्स विच आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. दूसरी साइड हम लिखेंगे सेकेंड पेरेंट के गैमीट अगेन विच इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. लेट्स सॉल्व इट. सॉल्व करने के टाइम मुझे कुछ इस तरीके का जीनोटाइप मिलेगा जब मैं दोनों पेरेंट्स को लेके चलूंगी. नाउ These are the 4 genotypes. ये मुझे 4 जीन्स के कॉम्बिनेशंस मिले जो कि ऑफस्प्रिंग में देखने को मिल सकते हैं. लेट्स सी अब इनका जीनोटाइप और इनका फिनोटाइप क्या रहेगा. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला है होमोजाइगस डोमिनेंट. When we talk about homozygous dominant students, तो homozygous dominant ये हमें दिखाई दिया था कहाँ पे, पेरेंट वन में. सो दिस homozygous condition is going to give me a flower which is red in color. मैं यहाँ की लिख देती हूँ आपके लिए. अगर दोनों कैपिटल दोनों डोमिनेंट है तो my flower is going to be red. क्लियर. नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है. यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का है. तो इस केस में सेकंड और थर्ड केस में मुझे डोमिनेंट तो मिल रहा है लेकिन होमोजाइगस नहीं है. यस, नाउ इट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. सिमिलरली हियर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. जब भी हमारा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आएगा इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस तब हमारी वेरिएशन देखने को मिलेगी. हमें पता है हमने F1 जनरेशन में ही निकाला था कि जब इस तरीके का जीनोटाइप मिलता है हमें F1 में तो उसका फिनोटाइप या उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा. यस, द आंसर इज पिंक. अब वो रेड नहीं होगा चाहे उसके पास डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है. इट इज नॉट गोइंग टू बी रेड बिकॉज वी आर स्टडिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सिमिलरली पिंक हेयर. ओके. Now the last case is left with us which is a different case here again. Now it is homozygous recessive. Again this homozygous recessive is resembling one of the parent that we took. Yes, उसका कलर क्या था स्टूडेंट्स. उसका कलर था yes white.
Okay, so in F2 generation, I am getting 3 possibilities. 1 red, pink and white. 3 color possibilities. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ जीनोटाइप की मैं पहले बात करती हूँ. इफ आई टॉक अबाउट जीनोटाइप, तो 3 तरह का जीनोटाइप मुझे दिखता है. पहला कैपिटल आर, कितने हैं कैपिटल आर? 1, तो मैं यही लिख देती हूँ. दूसरा जीनोटाइप की बात करूं तो मैं, वो है ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के कितने प्लांट्स मिल रहे हैं? 1 and 2, तो मैंने यहां लिख दिया 2. थर्ड की बात करें अगर हम, वो ये है जीनोटाइप और इसके प्लांट्स हमें कितने मिल रहे हैं स्टूडेंट्स? यस, द आंसर इज 1. ये तो हुई जीनोटाइप की बात. और अब अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो मैं यही लिख देती हूं एक बार. अगर ये जीनोटाइप है स्टूडेंट्स, तो दिस इज गोइंग टू बी द जीनोटिपिक रेशियो. Okay, remember this ratio, it is very important. Directly questions come from here itself, that what is the genotypic and phenotypic ratio of incomplete dominance. So let's see about the phenotypic ratio. If I talk about phenotype, तो कितने phenotype मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं? एक मुझे देखने को मिल रहा है रेड. फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस, किस तरीके के वो दिखाई दे रहे हैं. 2 मुझे दिख रहे हैं पिंक, और एक दिख रहा है वाइट. तो क्या मैं अब फिनोटिपिक रेशियो लिख सकती हूं? यस. रेड कितने दिखे? 1, पिंक 1 and 2, again white 1. So the phenotypic ratio is this 1:2:1. एक क्वेश्चन और जो यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, वो ये रहता है कि कौन सा ऐसा वेरिएशन है या कौन सा ऐसा क्रॉस है जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है. सो द आंसर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. घुमा के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से कि एग्जाम्पल बताइए. एग्जाम्पल में आपको कॉमन नेम दे देंगे, उसका साइंटिफिक नेम बताइए, या फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो किसमें सेम होते हैं. तो ये आपको चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इन एन इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर ऑलवेज द सेम. और एक बात जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से. मोनोहाइब्रिड में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर को लेके स्टडी कर रहे हैं. कोई डाउट आपका रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसी समय आपका वो डाउट क्लियर करती चलूंगी. मोनोहाइब्रिड इसलिए क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं. ये जो क्रॉस है, इसके जो रेशियोज हैं वो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बिल्कुल मैच नहीं करते. हियर इज आवर आंसर नाउ, विच इज वेरिएशन. इसलिए हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, या इसलिए हम इसे वेरिएशन का नाम देते हैं. Also, there are topic-wise worksheets available. Kindly leave a comment in the comment section if you wish to avail the same. So don't forget to like, subscribe and comment below. Also hit the bell icon so that you'll be notified every time I upload a new video. Thank you.